जी जनाब, अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम लोग 5 मेन कैटेगरीज में एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और जिनको हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। एसेट्स के बारे में हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। एसेट्स क्या होते हैं, हमने कहा कि जी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है दैट इज एन आवर एसेट। गुडविल जो है वो एसेट होती है। स्टॉक एक एसेट होता है। रिसीवेबल एसेट होते हैं। प्री पेमेंट्स एसेट्स होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो भी एसेट होते हैं। तो ये कुछ मेन कैटेगरीज थी एसेट्स की जो हम लोगों ने डिस्कस की है। इन तमाम को एसेट्स कहते हैं। कुछ इसमें से नॉन करंट एसेट्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड गुडविल है, और स्टॉक, रिसीवेबल और प्री पेमेंट्स, कैश एंड एसेट्स वगैरह ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्टैंडर्ड हमें एक एसेट की डेफिनेशन देता है। स्टैंडर्ड है जनाब IAS 1। वो कहता है जनाब जो भी आपके एसेट्स हैं उनके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो जरूर पाए जा रहे होंगे जिसकी वजह से वो एसेट्स कहलाते हैं। नंबर 1, इट इज ए रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब ये है कि इस रिसोर्स से एक चीज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। दिस इज समथिंग विच इज ओन्ड बाय द एंटिटी। ये एंटिटी के अपने कंट्रोल में है, एंटिटी के इख्तियार में है, बिजनेस के पास है ये चीज। That's why we call it is a useful thing which is owned by the entity. Number 1. Number 2 ये है as a result of past event. इसको जो परचेज किया गया है या ये आपके पास जो आई है तो ये किसी एक पास्ट इवेंट की वजह से आई है, यानी कि पास्ट में आपने इसको परचेज किया होगा। That's why we call it an asset. For example, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कहें कि जनाब मैंने फ्यूचर में कुछ प्री पेमेंट्स करनी है तो मैं उनको अभी अपने एसेट रिकॉर्ड कर लूँ। ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हमारे पास कुछ स्टॉक परचेज होगा तो मैं अभी उसको अपना एसेट रिकॉर्ड कर दूँ। एसेट वही होगा जो आपके पास आ चुका है पास्ट इवेंट की बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो इसको आपने जहन में रखना है। पहली जो बात है वो ये है कि ये एक रिसोर्स है विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एंड कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब ये है कि एंटिटी इससे बेनिफिट हासिल कर सकती है जो भी इस रिसोर्स का बेनिफिट है, और कोई और एंटिटी इससे वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये इस एंटिटी का अपना एसेट है। नंबर 2, इट इज अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ए पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट में आपने इसको परचेज किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, जिनसे फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करेगी एंटिटी और ये एंटिटी को ये बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? ओके, तो ये 3 चीजें जो है ये मिला के एक एसेट बनाती हैं, यानी कि एसेट के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। नंबर 1 कि ये एंटिटी के इख्तियार में होगा। नंबर 2 ये एंटिटी के पास किसी पास्ट इवेंट की वजह से आया होगा। और नंबर 3 ये जो एसेट है ये कि इससे इकोनॉमिक एंटिटी जो है ये इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसेट। एसेट्स हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं। करंट और नॉन करंट एसेट्स के दरमियान जो डिफरेंशिएशन थी वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि एसेट के अंदर करंट और नॉन करंट 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम इन एसेट को दिखा के रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज एसेट। लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी की डेफिनेशन जो एसेट ने दी, ये जो IAS ने दी है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं लायबिलिटी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्रूड इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। ये ऐसी इनकम होती है जो हमारे पास आ चुकी है लेकिन ये अभी तक हमने इसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं। इसके अलावा लोन हमारी लायबिलिटी होती है, और कुछ पेएबल्स वगैरह जो किसी और वजह से है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट परचेज किया है तो ये हमारी लायबिलिटीज होते हैं। इनमें करंट और नॉन करंट की जो डिफरेंशिएशन है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ 12 महीनों के अंदर अंदर पे करनी है वो हमारे यहाँ करंट लायबिलिटी होगी, और जो चीज़ हमारी मोर देन 12 मंथ में पे करनी है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। ये है हमारी करंट लायबिलिटी, ये है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर एक ऐसा लोन है जो हम रेगुलरली पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मंथली पे कर रहे हैं, तो उस लोन के हमें 2 पार्ट्स करने होंगे। एक वो पार्ट जो लेस देन 12 मंथ में पे करना है उसको हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, और एक वो पार्ट जो मोर देन 12 मंथ में पे करना है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। ये बात हम लोगों ने की थी। बहरहाल IAS 1 की जो डेफिनेशन है लायबिलिटी की वो भी जो है वो देखते हैं। उसने कहा एक लायबिलिटी है उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पाए जाएंगे। ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी। ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जिसको आपने पे करना है
आज की डेट पे, आज की डेट से आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई किसके कितने कितने पैसे पे करने हैं, तो लाइबिलिटीज आप बता रहे होंगे सारी की सारी। कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो आपने फ्यूचर में पे करनी है वो आपकी करंट लाइबिलिटी जो है वो नहीं होगी, अनटिल अनलेस कि आप उसको कुछ स्पेसिफिक आपको पता चले कि यार ये इतने पैसे हैं और हमने इसको पे करना है। ठीक है जनाब, जो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। लेकिन एक और चीज भी होती है, जरा गौर से सुनिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज की कि हमने कुछ पे करना है, ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। लेकिन देयर आर समथिंग समटाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप गारंटी ऑफर करते हैं कि जनाब ये हमारा प्रोडक्ट आप परचेज करें, हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर कोई भी मसला हुआ तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी, या इसको रिपेयर करके देंगे। ठीक है जी, नॉर्मली जब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आप परचेज करते हैं तो वो आपको गारंटी देते हैं कि ये 2 साल तक चलेगी, और अगर ये 2 साल तक ना चले तो फिर इसमें कोई मसला होगा तो हम आपको इसको रिप्लेस करके देंगे, अगर कोई फैक्ट्री इशू होगा, और अगर ये खराब हो जाता है चलते चलते तो हम इसको रिपेयर करके देंगे। अगर इसकी कोई बेल्ट टूट जाती है या कोई चीज इसकी ऐसी होती है कि जो खराब हो गई है और वो आपका कसूर नहीं है, वो इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो हम उसको ठीक करके देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल गारंटी। अब आप सोच रहे हैं कि जनाब नॉर्मली हम लोग जब 2000 आइटम्स बेचते हैं तो उसमें से 2 आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें वारंटी क्लेम आ जाता है, ये गारंटी क्लेम आ जाता है, तो हम लोगों को ये 2000 रुपये, ये जो 2 आइटम्स हैं इनके ऊपर खर्चा हमें करना पड़ता है। फर्ज करें 2000 रुपये का ही खर्चा करना पड़ता है इन दोनों आइटम्स के ऊपर। तो ये 2000 रुपये भी ऐसी चीज है जो कि आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। तो ऐसी फ्यूचर ऑब्लिगेशन जो होनी है और नहीं हुई, ये आपकी लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये होगी, जब आप इसे पे करेंगे तो उस वक्त आप इसकी एंट्री करेंगे। जब आप 2000 रुपये उन चीजों को रिपेयर करने के अपनी जेब से पे करेंगे तो उस वक्त आप इसको अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जनाब इस तरह की फ्यूचर लायबिलिटीज को अगर श्योर है आपके ये पे करनी पड़ेगी तो इसको प्रोविजंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लें। तो प्रोविजंस आर द लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग। एक ऐसी लायबिलिटी जो आपको पे करनी पड़ेगी लेकिन आपको नहीं पता कि कब पे करनी पड़ेगी या आपको नहीं पता कि कितनी पे करनी पड़ेगी, जैसे कि गारंटीज होती हैं, तो उनको हम लायबिलिटी नहीं कहते, वो प्रोविजंस बन जाती हैं। तो प्रोविजंस अभी आपके सिलेबस में नहीं है। IAS 37 जो है ये प्रोविजंस को डील करता है, तो जब आप पढ़ेंगे तो यू विल नो कि प्रोविजंस क्या होती है और इनको कैसे हैंडल किया जाता है। बहरहाल हम वापस आते हैं कि प्रोविजंस क्या होती है। ये जो लायबिलिटी होती है ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है कि आपने आज की तारीख में ये पैसे पे करने हैं। और ये जो पेमेंट्स हैं ये 2 तरह से हो सकती हैं। एक नॉर्मल लायबिलिटी हो सकती है जो डेली बेसिस के ऊपर आप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसकी वजह से आपको पे करनी पड़ी, यानी कि आपको जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने किसी चीजें परचेज की हैं, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट होगी दैट विल बी योर नॉर्मल लायबिलिटी। और एक लीगल लायबिलिटी भी होती है विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि फर्ज करें कि आपने कोई केस आप हार गए, आपके ऊपर किसी ने केस किया था, तो आपने उसके अगेंस्ट डैमेजेस पे करने। तो लायबिलिटी लीगल भी हो सकती है, लायबिलिटी नॉर्मल भी हो सकती है। नॉर्मल वो जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपने पेबल्स करने होते हैं वो आपके लायबिलिटी होती है। और अब नॉर्मल या इलीगल जो लीगल लायबिलिटीज होती हैं वो होती हैं जो किसी केस को हारने की वजह से आपको देनी पड़ती है। बहरहाल स्टैंडर्ड कहता है कि लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लीगल भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन ये प्रोविजंस नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात उसने ये की अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। ये लायबिलिटी किसी पास्ट इवेंट की वजह से आपके पास बनी है, ये फ्यूचर इवेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इवेंट की जो लायबिलिटी होती है उसको हम प्रोविजन कहते हैं, उसको लायबिलिटी नहीं कहते। तो इट इज अराइजिंग फ्रॉम ए पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल पास्ट में किसी से कोई चीज परचेज की तो अब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। पास्ट में आपने कोई केस हार गए तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज द सेकंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द सेकंड रूल कि जनाब लायबिलिटी होती क्या है। देन द सेटलमेंट ऑफ विच, जब आप उसको सेटल करने लगेंगे, इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आपको इस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, जीरो करने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। इट कैन बी आइदर एन एसेट, इट कैन बी ए कैश,
इट कैन बी ए चेक कि जो आपको देना पड़ेगा इस अमाउंट को पे करने के लिए, इस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। तो लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, ये एक पेएबल है, ये आपके जिम्मे एक जिम्मेदारी है जो आपने पे करनी है, और ये जिम्मेदारी किस वजह से आई, ये किसी पास्ट इवेंट की वजह से आई, और इसको पे करते वक्त आपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो करना है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। हम लोग आगे चलते हैं, जनाब इक्विटी की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एसेट और लाइबिलिटीज, तीसरी होती है जी इक्विटी। इक्विटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी। इंटरेस्ट का मतलब वो फाइनेंस वाला इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है कि जो रेजिडुअल बच जाता है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इफ ऑल द लाइबिलिटीज हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स पकड़े, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करें, तो आपके पास इक्विटी बच जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विटी विच इज रिमेनिंग इन नेट एसेट्स, विच इज रिमेनिंग इन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द लाइबिलिटीज। तो हम लोग कहते हैं कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, या अगर हम इसको रीअरेंज करें तो वो होता है जी एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। तो ये जो बात होती है इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि ऑल टाइप ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू ऑल टाइप ऑफ इक्विटी प्लस ऑल टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटी एसेट्स के इक्वल होती है। बहरहाल इक्विटी क्या होती है, अगर हम एसेट्स में से तमाम लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारे पास इक्विटी बच जाती है। इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट in an entity after the value of all the liabilities has been deducted from the value of all the asset। all the asset पकड़े, उसमें all the liabilities माइनस करें तो जो बच जाएगा that is called the equity। और equity नॉर्मली कैपिटल हम लोग बनाते हैं। कैपिटल के अलावा इसमें हमारे पास क्या होता है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको भी जब हम ऐड करते हैं कैपिटल में तो वो भी बन जाता है। ठीक है, अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो करंट अकाउंट जो है वो इसके अंदर होता है। अगर कंपनी की बात करें तो इसमें अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स के नाम से भी कुछ चीजें आ रही होती हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके इस सिलेबस के स्कोप से बाहर है। तो ये वो तमाम चीजें जो मिला के इक्विटी बनाते हैं। इक्विटी इज द ओनर्स इंटरेस्ट इन एन एंटिटी, ये ओनर को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली आप देखें ना, तमाम एसेट्स बेच के उसमें से लाइबिलिटीज पे करेंगे तो जो बचेगा वो किसका होगा, वो ओनर का होगा। तो इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ ओनर इफ द एसेट्स, अगर आप सारे एसेट्स पकड़े और उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दें। हम लोग चलते हैं इनकम की तरफ। इनकम दो तरह की होती है, एक इनकम होती है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू, और एक इनकम होती है जिसे हम कहते हैं अदर इनकम। रेवेन्यू उस इनकम को कहते हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज की वजह से निकली। एक बिजनेस का काम है कार बेचना, तो कार बेच के जो उसको पैसे मिले हैं वो उसका रेवेन्यू है, राइट। और अगर हम अदर इनकम की बात करें तो इसके अलावा बेसिक या ओरिजिनल ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस करता है उससे कभी कभार अगर उसको कोई पैसे बचते हैं तो वो उसकी अदर इनकम्स कहलाएंगे। ठीक है जी, तो हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं। इट इज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी एक्टिविटी ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर तो वो बिजनेस की जनरली, बिजनेस देखें बिजनेस किस काम के लिए बना है, अगर तो बिजनेस इस काम के लिए बना है, वो काम करने से बिजनेस को कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई रेवेन्यू आ रहा है, तो वो उसका रेवेन्यू होगा। और उस काम के अलावा किसी और चीज से उसको कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उसका अदर इनकम होगा। इट इंक्लूड्स सेल्स रेवेन्यू एंड ऑल अदर गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अदर इनकम की बात करें, दिस इंक्लूड्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल बिजनेस ने अगर किसी को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट जो है वहां से जो उसको मिला दैट इज अदर इनकम। क्यों? क्योंकि बिजनेस का काम नहीं है लोगों को लोन देना, लेकिन फिर भी अगर उसने दिया है तो उसके ऊपर अगर उसको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज द अदर इनकम, दैट विल नॉट बी एडेड इन रेवेन्यू। सिमिलरली डिविडेंड्स, अगर कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर रखे हुए हैं और उस शेयर के ऊपर उसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो दैट विल बी द डिविडेंड। रेंटल इनकम, कंपनी ने, बिजनेस ने कोई अपनी फैक्ट्री या अपनी कोई दुकान किसी और बिजनेस को या किसी और बंदे को फॉर द टाइम बीइंग रेंटल पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, और उससे अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो अदर इनकम में आएगा, वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस का असल काम तो रेंट कमाना नहीं था, बिजनेस का असल काम तो कुछ और था जो वो कर रहा है और उसको करने से उसको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है। रॉयल्टीज कहते हैं कि बिजनेस का नाम इस्तेमाल करने की वजह से अगर कोई और बिजनेस आपको कुछ पैसे दे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्रेंचाइजेस,
जैसे कि हम लोग बात करते हैं केएफसी जो है, अगर वो फ्रेंचाइजीज दे रहा है तो फ्रेंचाइजर जो है वो फ्रेंचाइजी से कुछ पैसे लेता है, वो पैसे जो है वो उसकी अदर इनकम होगी, क्योंकि असल में तो केएफसी का काम खाने पीने की चीजें सेल करना है और उससे पैसे कमाना है, तो उसका रेवेन्यू होगा। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो पैसे कमा रहा है, चीजें खाने पीने वाली चीजें बेच के, और कोई और इनकम जो है वो उसको कहाँ से मिल रही है, रॉयल्टी से मिल रही है। फ्रेंचाइजर जो है ना, वो फ्रेंचाइजी जो है वो इसको पेमेंट करता है हर महीने इसका नाम इस्तेमाल करने की। सो दीज आर द टू बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ इनकम। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कार सेल कर रहा है, तो आपने देखना है कि क्या इस बिजनेस का काम है कार सेल करना। इफ यस, तो फिर ये उसका रेवेन्यू बनेगा। अगर नहीं, इस बिजनेस का काम सेल करना नहीं है, तो वो फिर उसकी अदर इनकम बनेगी। एक बिजनेस जो है वो स्टेशनरी सेल कर रहा है, वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि एक स्टेशनरी की दुकान है, एक बुक शॉप है जो कि स्टेशनरी सेल करती है, तो वो उसका रेवेन्यू बनेगा। और ऐसे भी हो सकता है कि वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो, उसने स्टेशनरी परचेज की, पूरे साल की स्टेशनरी परचेज करके रख ली, और फिर बिजनेस जो है ना उसे अंदाजा हुआ कि यार ये स्टेशनरी तो हमें चाहिए ही नहीं, तो वो फिर या तो रद्दी वाले को बेच रहे हैं या वैसे ही किसी दुकान पे जाके सेल कर देते हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये जो स्टेशनरी है इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, और इस केस में ये इनकी अदर इनकम कहलाएगी, राइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभार ऐसे होता है कि बिजनेस के अंदर कुछ अदर इनकम्स को भी वो अपना रेवेन्यू का पार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस कहता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि केन परचेज करते हैं ये शुगर मिल्स वाले, तो इनका जो काम है, इनकी जो मेजर एक्टिविटी है वो तो है चीनी बना के बेचना। लेकिन ये कहते हैं कि जनाब हम चीनी भी बना के बेचेंगे, फिर जो उसका फोक बच जाएगा जिसे बगास कहते हैं, हम बगास भी बेचेंगे, फिर इसके साथ जो शुगर केन का जो जूस होता है उसके अंदर से जब आप चीनी निकाल लेते हैं तो जो गाढ़ा सा मादा बच जाता है उसे मोलेसिस कहते हैं, हम मोलेसिस भी बेचेंगे, और हम इसके अंदर से बनने वाली गैसेस भी बेचेंगे, ठीक है जी। हम मड भी बेचेंगे जो कि मशीन से एक जगह से निकलती है। जब बिजनेस अपने जो क्लासिफिकेशन करता है वो कहता है कि मैं ये सारी चीजें बेचूंगा, ये सारी चीजें मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, तो फिर ये सारी चीजों की सेल उसका रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन अगर बिजनेस कहता है कि मैं सिर्फ चीनी बना के बेचूंगा, फिर जो कुछ भी निकलेगा वो भी बेचे, वो उसकी अदर इनकम कहलाएगी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम बिटवीन रेवेन्यू एंड अदर इनकम। हम लोग आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस अराइजिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में जो भी काम आप करते हैं, जो भी पेमेंट्स वगैरह आप करते हैं, वो आपका एक्सपेंस कहलाती है, ठीक है जी। सच एज द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है जी, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस रिजल्टेड इन आउटफ्लो ऑफ एसेट्स। एक्सपेंसेस की वजह से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, सच एज कैश और फिनिश गुड्स और द डिप्लीशन ऑफ एसेट्स। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस जो है ये दो तरह के होते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी। एक होता है जी कैश एक्सपेंसेस और एक होता है जी नॉन कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस हम लोगों ने कहा था ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपको कैश देना पड़ता है फौरन, ठीक है जी, इमीडिएटली। यानी कि आपने क्या एंट्री की, आपने एक एंट्री की जी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमीडिएटली पेड कैश एक्सपेंस। या आपको कैश पे करना पड़ेगा अल्टीमेटली। अब अल्टीमेटली और इमीडिएटली में क्या डिफरेंस है? इमीडिएटली का मतलब है अभी आपने कैश कर दिया पे, या इमीडिएटली के बाद। अल्टीमेटली का जो मतलब होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक्सपेंसेस कर दिए लेकिन आपने अभी उसकी पेमेंट नहीं की, आपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया और पेएबल अकाउंट को क्रेडिट किया, तो आपने अपने पास एक पेएबल खड़ा कर लिया। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड रेंट एक्सपेंस पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट। पहले तो आपने ये एंट्री की, उसके बाद जब आप रेंट पे करेंगे अल्टीमेटली तो आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी ना। रेंट पेएबल अकाउंट आप डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपने फिर दोबारा कैश ही पे कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल कैश एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस की। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको पे करने के लिए आपको कुछ एसेट्स पे नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिप्लीशन ऑफ एसेट पड़ती है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनसे आपकी एसेट की वैल्यू में डिप्लीशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें आपको अपनी जेब से कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डिप्लीशन ऑफ एसेट्स के अंदर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की एग्जांपल देखी। एक और चीज देखते हैं, अब नॉर्मल लॉस, आपको याद होगा अब नॉर्मल लॉस हम लोगों ने इन्वेंट्री के अंदर इसको भी एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। तो क्या हमने किसी को पैसे दिए कि हमारा एसेट चोरी हो गया तो ये लो तुम पैसे? ऐसे नहीं हुआ, हमारा जो स्टॉक था वो चोरी हुआ, जिसकी वजह से हमारे एसेट के अंदर, हमारे स्टॉक के अंदर डिप्लीशन आ गई, तो ये अब नॉर्मल लॉस होता है। एक और इसकी एग्जांपल हो सकती है एनआरवी की रिडक्शन। हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर स्टॉक जो है वो अपनी एनआरवी पे रिकॉर्ड करना हो और एनआरवी छोटी हो जाए कॉस्ट की, स्टॉक की वैल्यू से, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनआरवी रिडक्शन के नाम से एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं जी नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो यू कैन से 3 एग्जांपल्स। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट, नंबर 3 एनआरवी रिडक्शन ऑफ एसेट। नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपकी डेप्रिसिएशन, ये सारी नॉन करंट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस कौन कौन से होते हैं? डिस्पोजल के ऊपर आपको लॉस हो गया, या डैमेज ड्यू टू फायर और फ्लडिंग जो है ये वो लॉसेस होते हैं। अब नॉर्मल लॉस, एनआरवी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है ये लॉसेस में आती हैं, और एक्सपेंसेस और लॉसेस बहरहाल एक दूसरे से अलग अलग करके लिखने चाहिए। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो 5 एलिमेंट्स डिस्कस होते हैं, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस, इनको डिस्कस कर लिया है, इनकी डेफिनेशंस, और इसमें हम लोग कुछ चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लायबिलिटी के अंदर करंट और नॉन करंट की डिफरेंशिएशन पहले डिस्कस कर लिया है। एसेट्स के अंदर करंट और नॉन करंट की डिफरेंशिएशन पहले डिस्कस कर लिया है, तो उनको हमने दोबारा डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप इन चीजों को डिस्कस देख लें, पढ़ लें, अपनी बुक से भी एक दफा देख लीजिए। दैट विल बी इनफ फॉर दीज एरियाज। जी जनाब, अब हम बात करने जा रहे हैं करंट और नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज के दरम्यान में क्या डिफरेंस होता है। जी जनाब, हम लोगों ने बात की कि एसेट्स जो होते हैं ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको कंपनी यूज करती है और कोई बिजनेस यूज करता है, और उसके थ्रू कुछ फ्यूचर बेनिफिट जो है वो हासिल किया जाता है। इसको हम एसेट्स कहते हैं। एसेट के बारे में हम बड़ी डिटेल से समझ चुके हैं। कुछ एसेट्स करंट होते हैं, कुछ नॉन करंट एसेट्स होते हैं। हमने कहा है कि नॉर्मली जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो आपके फिक्स एसेट होते हैं, जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनती हैं। और उसके अलावा जो आपका स्टॉक है, रिसीवेबल्स हैं, जो एडवांसेस हैं जो आपने दे दिए हैं किसी को, जो आपके डेटर्स हैं, ट्रेड डेटर्स, ये सारी जो हैं ये आपकी, इसके अलावा कैश एंड बैंक वगैरह, ये आपके ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ने इनके बारे में एक गाइडलाइन दी है। स्टैंडर्ड है जी IAS 1, उसने बताया है कि जनाब कौन कौन सी चीज़ों को आप करंट एसेट डील कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई करना चाहिए। कमोबेश यही बातें हैं जो यहाँ पे हमने देख ली हैं। ये सारी चीज़ें उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरती हैं। लेकिन हम लोग ज़रा देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है नॉन करंट एसेट्स के बारे में। देखें, स्टैंडर्ड ने कहा कि जनाब मैं आपको बता दूंगा कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद जो भी इन कंडीशंस के ऊपर फुलफिल पूरे नहीं उतरते एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है जी। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स को डिफाइन किया और कहा कि जो भी एसेट्स इनके अलावा हैं वो सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। ये कुछ 5 कंडीशंस, ये 4 कंडीशंस उन्होंने दी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो उस एसेट को हम लोग करंट एसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली कंडीशन है जी, current assets are the assets that are expected to be realized in the entity's normal operating cycle। एंटिटी के बिजनेस साइकिल के मुतालिक जो भी चीजें हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक है। स्टॉक आपने किस लिए रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है कि आप इसे बेचेंगे तो आपको कैश मिलेगा। यहाँ जब आप इसको बेचेंगे तो आपके पास रिसीवेबल्स आ जाएंगे, और रिसीवेबल से जब आप पैसे इकट्ठे करेंगे तो आपको कैश मिलेगा, राइट। तो स्टॉक जो है इसका पर्पस ये है कि ये या तो कैश पे सेल हो जाए, या अगर ये रिसीवेबल पे जाए तो रिसीवेबल से भी आपको कैश मिले, तो अल्टीमेटली रियलाइज हो जाए कैश। दिस इज व्हाट इट मीन्स एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड का मतलब ये है कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाए। रियलाइज करने का मतलब ये है कि वो चीज कैश में कन्वर्ट हो जाए।
इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मली आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है या आपके पास रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं, तो पर्पस यही है कि ये स्टॉक या रिसीवेबल्स जो हैं ये अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट हो जाने। स्टॉक कैश में कन्वर्ट होगा, रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट होंगे, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये रियलाइज हो रहे हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। ठीक है जनाब। तो जो भी स्टॉक है वो हमेशा आपका करंट एसेट होगा, जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो आपके करंट एसेट्स होंगे। हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, कोई ऐसी चीज जिसको आपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज रखा है। फॉर एग्जांपल इससे हम बात कर सकते हैं कि ये इसमें भी ये स्टॉक वाली जो चीज़ है ये पूरी फुलफिल होती है कि ये एक ऐसा एसेट है जिसको आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, उसको हम लोग करंट एसेट्स कहेंगे। ठीक है जी, ये स्टॉक की ही बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जिस डेट पे आप खड़े हैं, जो आपकी क्लोजिंग डेट है, जो आपकी ईयर एंड डेट है, उससे 1 साल के अंदर अंदर जो है वो रियलाइज हो रहा हो, तो उसको भी हम लोग करंट एसेट कहेंगे। अच्छा, अब इसमें इन चारों कंडीशंस में ये नहीं है कि ये चारों कंडीशंस इकट्ठी फुलफिल हों तो फिर वो एसेट नॉन करंट एसेट कहलाएगा। इसमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको हम करंट एसेट ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बंदे को लोन दिया हुआ है, ठीक है, ये लोन आपने अगले 1 साल में रिकवर कर लेना है उससे, तो फिर ये करंट एसेट होगा। आपने किसी को लोन दिया है, रिसीवेबल है, वो आपका करंट एसेट है। लेकिन ये आपने लोन दिया हुआ ये 5 साल के बाद वापस मिलेगा, तो फिर ये नॉन करंट एसेट, राइट। सिमिलरली जो आपका स्टॉक है या जो रिसीवेबल है वो तो ऑपरेटिंग साइकिल वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इसलिए उनका जरूरी नहीं है कि वो ये 12 महीनों वाली कंडीशन को फुलफिल करें। इसका मतलब यह है कि अगर एक स्टॉक 12 महीनों से ज्यादा देर भी पड़ा रहेगा, 2 साल 3 साल 5 साल भी पड़ा रहे, तो फिर भी आपने उसको नॉन करंट एसेट ट्रीट नहीं करना, आपने उसको करंट एसेट ही ट्रीट करना। ठीक है जी। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी होते हैं, कैश के बारे में हमने बात की कि कैश है, कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है जी बैंक, कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है पे ऑर्डर्स, ठीक है, जो आप बैंक को दिखा के पेमेंट ले सकते हैं, चेक्स भी आपके कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। तो इस तरह की वो तमाम चीज़ें जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। तो इसको देख के, इन सारी बातों को देख के जो करंट एसेट्स बनते हैं वो यही बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला जो एसेट है वो होगा जी स्टॉक, फिर होगा जी स्पेयर पार्ट्स, ठीक है जी, जिनको हम टूल्स भी कहते हैं, फिर इसके अलावा रिसीवेबल्स जिन्हें हम डेटर्स कहते हैं, फिर इसके बाद एडवांसेस, अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट एडवांस में पे हो जाता है, बिजली का बिल वगैरह आप एडवांस में पे कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, कैश एंड बैंक, दीज आर द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो नॉन करंट है। ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं लाइबिलिटीज की तरफ, कि लाइबिलिटी में भी स्टैंडर्ड ने इसी तरह की एक बात की है, IAS 1 ने, उसने कहा कि ये जो है ना ये करंट लाइबिलिटीज हैं, इसके अलावा जो कुछ भी होगा ऑल अदर्स आर नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के बारे में उसने कहा कि ये ऐसे पेबल्स हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि क्रेडिटर्स, आप जब क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो वो कैश से पे होंगे। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो आपकी लाइबिलिटीज में आएंगी। हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो आपने ट्रेड आउट कर देनी है, कुछ ऐसे पेबल्स हैं जो आपने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, आपने उन एसेट्स को भी, उन लाइबिलिटीज को भी आपने करंट लाइबिलिटीज के तौर पर ट्रीट करना है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो मैं जानबूझ के आपको नहीं दूंगा यहाँ पे, आपने सिर्फ इसको इसी तरीके से देख लेना है। थोड़ा सा आगे जाके जब पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो जब आप उसे देखेंगे तो आपको वो समझ आएगी, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन करना और वो सारी स्टोरी बनाने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ, ऐसी चीजें जो अगले 12 महीनों में आपने पे करनी है उनको भी हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। और फॉर विच द एंटिटी डज नॉट हैव द राइट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डेफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ। ठीक है जी, यानी कि एक ऐसी पेमेंट जो कि आप डिले नहीं कर पा रहे 12 महीनों से ज्यादा, आपने किसी के पैसे देने हैं और वो आपका क्रेडिटर नहीं है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है, गवर्नमेंट को आपने कोई पैसे देने हैं, गवर्नमेंट आपको कहती है तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगी, अगले 12 महीनों के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर दो। तो अगर वो पेमेंट इस तरीके से हो कि आपने 12 महीनों के अंदर अंदर पे करनी है तो फिर वो आपकी करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है ठीक है आज से 3 साल के बाद पे कर देना,
तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी। तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज की जो एग्जांपल्स हैं वो अभी भी सिंपल ही है, यानी कि आपके क्रेडिटर्स होंगे, आपके अदर पेबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सैलरी वगैरह पे करनी है या इस तरह की चीज़ें, आपके अक्रूड एक्सपेंसेस होंगे, ऐसे एक्सपेंसेस जो अकर हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए, शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे जो आपने बैंक से आपने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लिए हैं, ठीक है जी। या एक और चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके लिए शायद नहीं है, न्यू है कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है। देखिए हम लोगों ने बात की कि कैसा लोन जो कि अगले 12 महीनों में पे करना है वो करंट होगा, और अगर वो 12 महीनों से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए 12 महीनों से ज़्यादा टाइम पीरियड पे करना है तो वो आपका नॉन करंट होगा। लेकिन व्हाट इफ कि एक एसेट ऐसा है जिसकी आप हर महीने पेमेंट कर रहे हैं और वो अगले 5 साल तक पेमेंट होती रहेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंपनी के 60 मिलियन रुपीज़ देने हैं, कंपनी के नहीं, आपने बैंक को 60 मिलियन देने हैं और वो आप 1 मिलियन पर मंथ करके पे कर रहे हैं, और आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है, जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट पे वो 60 मिलियन रुपए आपने देने हैं, लेकिन उस डेट पे अगले 5 सालों तक हर साल आपने 12-12 मिलियन पे करने हैं। 12 मिलियन इस साल पे करना है, 12 मिलियन इस साल, दूसरे अगले साल 12 मिलियन उससे अगले साल, 12 मिलियन उससे अगले साल और 12 मिलियन उससे अगले साल, ठीक है जनाब। तो ये एक लॉन्ग टर्म लोन है जो 60 मिलियन का है। आपने आज खड़े हैं, दिस इज टुडे, जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, यहां से आज से अगले 1 साल तक आपने 12 मिलियन पे करना है, उससे अगले साल में 12 मिलियन, उससे अगले साल में 12, 12 और 12, इस तरीके से आपने 1, 2, 3, 4 और 5 सालों में वो पेमेंट करनी है। तो फिर ये जो 60 मिलियन का लोन है इसके हम करेंगे 2 पार्ट्स। हम कहेंगे कि इस 60 मिलियन के लोन में से 48 मिलियन जो है, जो कि मोर देन 12 मंथ यानी कि 12 महीनों के बाद पे करना है, 12 महीनों के बाद वाले टाइम पीरियड में पे करना है, ये हमारा नॉन करंट पोर्शन होगा। और ये जो 12 मिलियन है जो बिल्कुल अगले 1 महीने में पे करना है, अगले 1 साल में पे करना है, वो 12 मंथ विच इज पेएबल इन लेस देन 12 मंथ्स, ये वाला जो पार्ट होगा ये करंट लोन होगा, ये करंट लायबिलिटी होगी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई साहब आप ऐसे करें कि इस लोन के 2 पार्ट्स कर दें। एक पार्ट इसका करंट लायबिलिटी शो करें जो अगले 12 महीनों में पे करना है, और जो 12 महीनों के बाद पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी में शो कर दें, ठीक है जी। तो इस तरीके से होता है कि जब आपका लॉन्ग टर्म लोन है उसका करंट पोर्शन जो होगा वो भी आप करंट लायबिलिटीज में पे करेंगे, करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी होगा, राइट। चलें जी, उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का की जो क्लासिफिकेशन है इसको समझें और आगे मूव करें। थैंक यू जी। जनाब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कितनी टाइप की होती है, इनकी कैसी कैसी क्लासिफिकेशंस होती हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो एक ही मेजर टाइप की क्लासिफिकेशन इसमें होती है कि रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस या एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी नेचर्स टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जी जनाब, सिंपल टाइप की जो ट्रांजैक्शन होती है ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें सिंगल डेबिट हो और सिंगल क्रेडिट हो। इतनी ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट हो, इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम लोग सिंपल ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है जी। या जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रही है उसको हम लोग सिंपल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर भी आप देख रहे होते हैं कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट कैसे कैसे डेबिट होना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डिस्पोजल ऑफ द एसेट, या एसेट की जो एक्सचेंज है, वैसे तो ये भी डिस्पोजल के अंदर ही आती है, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन वगैरह, ये तमाम जो एंट्रीज होती हैं ये कॉम्प्लेक्स नेचर की एंट्रीज होती हैं, और दैट्स इट। ये ट्रांजैक्शन के अंदर एक बेसिक डिफरेंशिएशन है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। सिमिलरली वन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन, वन ऑफ ट्रांजैक्शन वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वंस इन ए वाइल, कभी कभार ये एंट्री होती है, ये रेगुलरली ये एंट्री नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, बैड डेट की एंट्री,
डिस्पोजल की एंट्री, रीवैल्यूएशन की एंट्री, रीवैल्यूएशन आपकी बुक में अभी नहीं है बट यू कैन से रीवैल्यूएशन की एंट्री हो, या इस तरह की चीजें जो कि वंस इन ए वाइल होती हैं, जो कभी कभार एंट्रीज परफॉर्म की जाती हैं, इस तरह की एंट्रीज को हम लोग वन ऑफ एंट्रीज कहते हैं, वन ऑफ ट्रांजेक्शंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑन गोइंग ट्रांजेक्शंस हैं जो डेली बेसिस पे हो रही हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स है, फॉर एग्जांपल रिसीट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल परचेजेस हैं, तो दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड ऑन गोइंग ट्रांजेक्शंस, राइट। अब हम बात करते हैं उस ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जी कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है जनाब। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड नॉन करंट के साथ, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, या करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। देखें, एक चीज तो देख लीजिए कि कैपिटल जो होता है वो आपका बैलेंस शीट में शो हो रहा होता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो हो रहा होता है, और जो रेवेन्यू होता है वो आपका इनकम स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर शो हो रहा होता है। ठीक है जी। तो हमें पता है कि रेवेन्यू जो होता है उसमें वो आइटम्स होती हैं जो एक साल के लिए होती हैं, 1 ईयर के लिए। कैपिटल के अंदर वो आइटम्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअस नेचर की होती हैं, जो कि एक से ज्यादा सालों के लिए, फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स वगैरह आपके बैलेंस शीट के अंदर होते हैं। ठीक है जी। तो यहां से रेवेन्यू का मतलब वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो एक साल के लिए ही होती हैं, जो एक साल को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो करंट चीजों को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी। तो रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो कि करंट पोर्शन वगैरह से रिलेट कर रही होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेट कर रही होती हैं। जबकि कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शंस ऐसी ट्रांजेक्शंस होती हैं जो कंटिन्यूअस इंपैक्ट होता है, जिनका मल्टीपल ईयर्स में इंपैक्ट होता है। ठीक है जी। तो ये एक लूज सी डेफिनेशन आप समझ लीजिए, ये एक लूज सा क्राइटेरिया है कि जो चीजें, जो ऐसी ट्रांजेक्शंस जिनका इम्पैक्ट मोर देन ए ईयर ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको हम लोग कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शंस कहते हैं। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो कैपिटल की ट्रांजेक्शंस होती हैं, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, ऑनर्स इक्विटी को कहते हैं, तो ये वो वाला कैपिटल नहीं है। ये कैपिटल यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हुआ है। ठीक है जी। कैपिटल का मतलब है कि मोर देन 1 ईयर्स जो चीज जो है ना वो यूज हो सकती है, या इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीपल ईयर्स या नॉन करंट को शेयर रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस कहते हैं। और रेवेन्यू ऐसी चीजें होती हैं जो 1 साल या 1 साल से कम अरसा के लिए होती है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन देखते हैं जी, जो स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया उसने कहा जी कि द आइटम्स ऑफ ए लॉन्ग टर्म नेचर। ठीक है, हमने बात की मल्टीपल ईयर, लॉन्ग टर्म नेचर, सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी आउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल आइटम्स। ठीक है जी। तो कैपिटल आइटम्स क्या होती हैं, जो लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म नेचर जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल साइकिल के अंदर जो चीजें आ रही हैं, नॉर्मल साइकिल के अंदर क्या आ रही है, आप परचेज करते हैं गुड्स, आप उसकी पेमेंट करते हैं गुड्स की, आप सेल करते हैं, आप रिसीट्स करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये जो होता है इसे नॉर्मल साइकिल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कहते हैं, ये रेवेन्यू नेचर की होती है। तो ये जो चीजें हैं, परचेज, पेमेंट, सेल, रिसीट्स वगैरह, ये आपकी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं। और एसेट्स को परचेज करना या इस तरह की जो चीजें होती है वो आपकी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शंस कहलाती हैं। ठीक है जी। रेवेन्यू और कैपिटल जो है ये दोनों आपकी डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शंस होती हैं। हम लोग आगे चलते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन, वो दो में से किसी एक टाइप की हो सकती है, कैपिटल की या रेवेन्यू की। ठीक है। और इसमें कोई इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच आर मेड टू अक्वायर और इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, आपकी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको कहते हैं, और वो एसेट्स जो हैं दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि एक से ज्यादा सालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स है जी, आपने परचेज कर लिया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने इंप्रूवमेंट की, एडिशन की नॉन करंट एसेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी बिल्डिंग भी तो एक नॉन करंट एसेट है ना, इसमें इंप्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग के अंदर नया फर्नीचर एंड फिक्चर लगा दिया, बिल्डिंग को दोबारा पेंट करा दिया, उसकी मरम्मत वगैरह करा दी, उसकी लाइटें ठीक करा दी, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन कर ली, उसके अंदर एयर कंडीशन वगैरह इंस्टॉल कर लिया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं जिनका फायदा आपको एक से ज्यादा सालों में होने वाला है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। एग्जांपल्स हैं जी, परचेज ऑफ द गुड्स, आपने गुड्स परचेज की,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। एक्सपेंडिचर मेड टू मीट डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल रेंट, एनर्जी, सैलरीज वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो आपने, ये वो खर्चे हैं जो आपने अभी एक महीने तक इनको इस्तेमाल करना है या इसका फायदा आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगा। इस तरह के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं जाते, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कहाँ से होता है? रेवेन्यू से होता है, तो आप इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये नॉर्मली बैलेंस शीट में जाते हैं, नॉर्मली बैलेंस शीट में जाते हैं। नॉर्मली का वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ये बैलेंस शीट में जाते हैं, लेकिन ये रूल नहीं आपने बना लेना कि हर वो चीज़, हर वो पेमेंट जो बैलेंस शीट में जा रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसे नहीं याद करना। लेकिन वो चीज़ या वो खर्चा जिसका आपको एक से ज़्यादा सालों में फ़ायदा होने वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो खर्चा जिसका आपको एक साल के अंदर अंदर ही फ़ायदा मिल जाना है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेड टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सर्विसेज, लाइसेंस फी एक्सेट्रा, जिनका एक साल में ही आपको यूज़ होना है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट होना है, इस तरह के एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जिनका फ़ायदा आपको विद इन ए ईयर होना है, यानी कि एक साल के अंदर होना है या हो गया हुआ है, इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप लोग इसको देख लीजिए, इसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह आएंगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट विल बी इनफ। मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो एलिमेंट्स इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनको किस किस अमाउंट पे मैयर करना चाहिए या कैसे कैसे उनको मैयर किया जा सकता है, इसके ऊपर एक बड़ी ही लिमिटेड से स्कोप की एक डिस्कशन आपके स्टडी टेक्स्ट में की गई है, जो हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर जो एसेट्स होते हैं उनको किस किस अमाउंट के ऊपर प्रेजेंट किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बहरहाल अपने रेलेवेंट एरिया में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको एक दफ़ा यहाँ पे इकट्ठा कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। सबसे पहला जो मेथड है एसेट्स को प्रेजेंट करने का, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है? जो चीज़ हम पढ़ते आए हैं, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी पढ़ा कि एसेट को उसकी कॉस्ट के ऊपर लिख दिया जाए, और अगर किसी ने आपसे पूछना हो कि एसेट क्या है तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को सामने दिखा के बता दिया जाए कि एसेट की कॉस्ट इतनी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी। तो अगर एसेट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर प्रेजेंट हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर प्रेजेंट हो रहा है। अगर एसेट इस वक्त अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर प्रेजेंट करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है जनाब 2 मिलियन, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो है जी 0.2 मिलियन, और हम लोग कहते हैं जनाब हमारे पास जो एसेट है दैट इज एक्चुअली 1.8 मिलियन का, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट्स हिस्टोरिक कॉस्ट। सही है, यही एसेट है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि मार्केट में ये एसेट इस वक्त बिक रहा है 2.4 मिलियन का, तो मैं इसको कहूँ कि मेरे पास 2.4 मिलियन का एसेट है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फेयर वैल्यू और करंट कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी कि करंट कॉस्ट का ये मतलब है कि ये अगर हम मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो ये एसेट हमें कितने का मिलेगा। हो सकता है वो 24 लाख का मिल रहा हो, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ भाई एसेट कितने का पड़ा हुआ है, तो आप उसे ये कहें कि जनाब मेरे पास 24 लाख का एसेट पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में भी अभी 24 लाख का मिलेगा। ये भी एक सही रिप्रेजेंटेशन लगती है कि इसको जो है ना वो हम लोग उतनी अमाउंट का बताएं जितनी अमाउंट का एसेट एक्चुअली मार्केट में बिक रहा है, तभी तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू बनेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फेयर वैल्यू, कि मार्केट में इस वक्त ये कितनी अमाउंट का बिक रहा है, राइट। दिस कैन बी ए मेजरमेंट ऑफ एसेट, कि हम इस तरीके से भी एसेट को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही पढ़ा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही एसेट को प्रेजेंट करना चाहिए। नेट बुक वैल्यू, एनबीवी और डब्ल्यूडीवी। नेट बुक वैल्यू को एनबीवी को नेट बुक वैल्यू कहते हैं, डब्ल्यूडीवी का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू। ये इसका मतलब है कि जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स के अंदर से जो उसकी कॉस्ट है उसके अंदर से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते चले जाते हैं, और किसी भी वक्त एसेट का जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअली कॉस्ट नहीं बल्कि डब्ल्यूडीवी होती है, तो उस डब्ल्यूडीवी को प्रेजेंट करें। हम ये ना बताएं कि कॉस्ट इसकी 2 मिलियन है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है, मैं कहूँ मेरे पास जनाब टोटली 1.8 मिलियन का एसेट पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल नेट बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी मेथड। रियलाइजेबल वैल्यू या सेटलमेंट वैल्यू, ये फेयर वैल्यू ही होती है कि एक एसेट की फेयर वैल्यू है, लेकिन इसमें से हम लोग इसकी जो और चीजें हैं, फॉर एग्जांपल इस एसेट को लाने के लिए रिप्लेस करने के लिए जिस अमाउंट के ऊपर हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे वो उसकी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि यार ये एसेट तो 24 लाख का है, लेकिन
एक बंदा जो मेरे से सुन के गया, उसने पूछा यार बताओ तुमने फॉर एग्जांपल एक शापर बनाने वाली मशीन लगाई हुई है तो उसकी कितनी वैल्यू है। आपने बड़े खुश होकर उसको करंट कॉस्ट बता दी कि 24 लाख की है। उसने कहा अच्छा मेरे पास 24 लाख होंगे तो क्या मैं ये मशीन लगा सकता हूँ? उसने कहा नहीं, 24 लाख के अलावा आपको कुछ 6 लाख रुपए और भी चाहिए ताकि आप उस मशीन को लगाएं और सारा कुछ इसके ऊपर करें। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है या जो सेटलमेंट वैल्यू होती है वो ये होती है कि वो एसेट जो है वो बिकने के बाद उसको बेचने के लिए या उसको परचेज करने के लिए, उस परचेज या सेल की जो ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए और कौन कौन से खर्चे आपको करने पड़ेंगे, दैट इज सेड टू बी द रियलाइजेबल वैल्यू। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एसेट 24 लाख का है, मैं कहूंगा एसेट 30 लाख रुपए का है, क्योंकि 24 लाख का एसेट है, 6 लाख इसको लाने में, अपने नाम कराने में, इसको फिट करने में, चलाने में लग जाएंगे। तो वी कैन सेड कि एसेट जो है वो एक्चुअली अब 30 लाख का है। ठीक है, तो इन तीनों कॉस्ट के अंदर अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में मैं कहूंगा कि एसेट है जी 20 लाख का, एसेट है 20 लाख का और इसमें डेप्रिसिएशन 0.2 की हो चुकी है, एसेट है 1.8 का। अगर तो मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट हो रही होगी तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा। करंट कॉस्ट आ रही होगी तो मैं कहूंगा एसेट है जी 2.4 का। नेट बुक वैल्यू मैं कहूंगा एसेट है जी 1.8 का। मैं ये दोनों चीजें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चीज आ रही है। मुझे कॉस्ट भी नहीं पता, मुझे इसकी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन भी नहीं पता WDV के मेथड के अंदर। मुझे सिर्फ ये पता है कि एसेट इस वक्त 18 लाख का है। रियलाइजेबल वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू में मैं कहूंगा कि ये जो एसेट है ये है 30 लाख का। क्यों? क्योंकि इसको परचेज करने में 2.4 मिलियन लगते हैं और 0.6 मिलियन जो है वो इसको सेटल करने में भी लगेंगे, इसको साइड करने में भी लगेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट इज के फ्यूचर में अगर हम कभी इस एसेट को सेल करेंगे, फ्यूचर में जो एसेट सेल होगा तो इसको जो इसके जो पैसे हमें मिलेंगे उनकी करंट वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻t। तो हम कहेंगे कि फ्यूचर में ये एसेट हमें कितने कितने पैसे देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। कि किसी भी एसेट के अंदर से जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं उन सब की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली जाए तो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसके लिए बहुत सारा डाटा अज्यूम करना पड़ेगा, एक पूरा कैलकुलेशन मॉडल बनाना पड़ेगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट करें कि ये एसेट जो है ये अगले 3 साल तक चलेगा, 1, 2 और 3। पहले साल ये हमें जो प्रॉफिट देगा दैट विल बी इक्वल टू 4 मिलियन। दूसरे साल ये जो हमें प्रॉफिट देगा दैट विल बी इक्वल टू 6 मिलियन। तीसरे साल जो हमें ये प्रॉफिट देगा दैट विल बी इक्वल टू 8 मिलियन। हम इसके तमाम फ्यूचर के प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके ऐड कर लेंगे और एसेट को उस अमाउंट पे दिखाएंगे कि एसेट की एक्चुअली वैल्यू इतनी। हम लोग नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते वक्त हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट को प्रेजेंट करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा ये वाली जो कॉस्ट है इनकी सिर्फ डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी इनफ, राइट। चलिए जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहती है कि आपने एसेट को कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट करना है और इसके अलावा आपने कोई भी और जो मेथड है उसको फॉलो नहीं करना। सही है जनाब। सर यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एंड करते हैं। इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, बुक से भी एक दफा रेफर कर लीजिए और दैट विल बी इनफ फॉर दिस एरिया। थैंक यू वेरी मच।